ही महत्वपूर्ण चरण है वो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये वो अधिनियम है जिसको संविधान का ड्राफ्ट भी कहा जा सकता है, यानी हमारा जो संविधान का मूल स्वरूप है ये इसी के आधार पर निर्मित है। तो इस अधिनियम का बहुत अधिक महत्व रहा है हमारे लिए और इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं। ये 1937 में प्रभावी हुआ, बना तो 1935 में था लेकिन इसको लागू होने में 2 साल और लग गए, 1937 में प्रभावी हुआ। इस एक्ट में सबसे पहले भारतीय राज्यों का एक संघ बनाना प्रस्तावित किया गया। संघ मतलब जितने भी भारतीय राज्य उस समय थे, जैसे कि ब्रिटेन के जो सीधे अधीन राज्य थे जिन पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता स्थापित हो चुकी थी, वो जो आंशिक रूप से स्वतंत्र थे, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, या जो देशी राज्य थे जैसे राजपूत राज्य, जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद की स्टेट, ये सब बहुत तरह तरह के राज्यों का एक मिश्रण था उस समय भारत में। कोई भी एक प्रकार की व्यवस्था वहाँ पे नहीं चल रही थी। तो इन राज्यों के आधार को एक संघ के रूप में संगठित करने का प्रयास किया गया और इन प्रांतों को पूरी तरह से प्रशासनिक स्वायत्तता दे दी गई, यानी प्रशासन करने की इनको अपनी तरह से पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई। इसमें यह भी कहा गया कि केंद्र में भी हम जिस तरह से प्रांतों में 2 भागों में शासन को बांट दिया गया था, कुछ विषय रक्षित और कुछ हस्तांतरित थे, इसी तरह हम केंद्र के शासन को भी 2 भागों में बांट देंगे। कुछ भागों को प्रतिनिधियों के हाथ में दे देंगे और कुछ भागों को हम सरकार के अधीन ही रखेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इस एक्ट के प्रांतीय शासन वाले भाग को तो स्वीकार कर लिया कि हाँ ये ठीक है कि प्रांतों के शासन को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन केंद्र के शासन को आप 2 भागों में बांटेंगे। और उसमें भी ये निर्धारित किया गया कि जो बहुत महत्वपूर्ण विषय थे जिससे भारत का भविष्य, भारत का राजनीतिक भविष्य जिन पे आधारित था, वो भाग थे संचार, सुरक्षा और विदेश। इन तीनों भागों को वो रक्षित विषय में रख रहे थे। तो कांग्रेस ने इसका घोर विरोध किया, लेकिन प्रांत वाले भाग का इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन करना आरंभ कर दिया और इस एक्ट के अंतर्गत चुनाव कराए गए और उन चुनावों में प्रांतों में कांग्रेस ने भारी विजय प्राप्त की, उनको बहुमत प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने मंत्रिमंडलों का निर्माण किया। और आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने इन प्रांतों में इतनी अच्छी विजय प्राप्त की और इस प्रकार से मंत्रिमंडलों का विकास हुआ, इतना सुशासन आया कि जनता को लगा कि अब वो दिन बहुत दूर नहीं है जब भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। और जिस तरह से इन स्टेट्स में ये प्रतिनिधि हमारे राज्य कर रहे हैं, हम पूरे भारत पर अपना राज्य आरंभ कर देंगे। लेकिन इसी समय एक घटना हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को ज़बरदस्ती ब्रिटेन की तरफ से युद्ध करने के लिए बाध्य कर दिया गया। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का ब्रिटिश अधिकारियों से विरोध हुआ और उनके मंत्रिमंडलों ने मास स्केल पर, भारी आधार पर त्यागपत्र दे दिया और ये जो व्यवस्था शुरू हुई थी इस अधिनियम के द्वारा, ये यहीं पे समाप्त हो गई। इस एक्ट का प्रभाव भारत पर बहुत अधिक रहा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि भारत का जो वर्तमान संविधान का स्वरूप है वो बहुत कुछ इसी 1935 के एक्ट पर आधारित है। इसके बहुत सारे जो फीचर्स हैं, जो बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो एज इट इज़ हमारे संविधान में ली गई हैं। जैसे केंद्र और राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना, यानी केंद्र में भी द्विसदनात्मक का मतलब जैसे हमारा केंद्र का शासन लोकसभा और राज्यसभा 2 भागों में बटा हुआ है और प्रांतीय सरकारों का, जैसे राजस्थान में खाली एक विधानसभा है लेकिन कई जगह विधानसभाओं और विधानमंडलों 2 सदनों की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से ये बांटना, केंद्र एक संघ का निर्माण करना, आज हम भारत को भारतीय संघ कहते हैं, कई राज्यों का एक संघ है। तो इस तरह की अवधारणा और केंद्र की सरकार के प्रमुख अंग कौन से होंगे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जैसे अंग, और इसके अलावा बहुत सारे तत्व जो थे वो एज इट इज़ जैसे के तैसे इस 1935 के एक्ट से हमने ले लिए हैं। इसलिए इस को हम कह सकते हैं कि ये हमारे वर्तमान संविधान के स्वरूप का एक ड्राफ्ट था, एक प्रारूप था। 1935 के एक्ट के पश्चात कुछ राजनीतिक घटनाएं ऐसी हुई। अब संविधान के विकास की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इस समय भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु
1940 में एक प्रस्ताव रखा गया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। मैंने आपको जैसा बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को ज़बरदस्ती ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए बाध्य किया गया था। इसका कांग्रेस ने घोर विरोध किया था। तो एक राजनीतिक टकराव की स्थिति चल रही थी। इसको सुलझाने के लिए एक अगस्त प्रस्ताव रखा गया जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित था। अब यहाँ पे सभी के मन में सवाल इमीडिएटली उठ गया होगा कि डोमिनियन राज्य क्या है। डोमिनियन राज्य का अर्थ होता है कि ब्रिटिश अधिकार तो रहेगा इसके ऊपर, लेकिन ब्रिटिश राजगद्दी के अधीन इसको पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी भारत मूल रूप से तो ब्रिटेन के अधीन रहेगा कहने को, लेकिन अपने बाकी सारी प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं में भारत पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। इस प्रस्ताव में एक और भी बात थी, भारत को भी स्वतंत्र हम अगर कर देंगे, आज हमने ये घोषणा कर दी कि भाई हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन शासन कौन चलाएगा, किन किन आधारों पर शासन चलेगा, तो उसके लिए एक संविधान के निर्माण की जरूरत महसूस होगी। अब संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान निर्माण की समिति की जरूरत महसूस होगी। तो उन्होंने कहा कि आप अपने संविधान का खुद निर्माण करिए और हम आपको डोमिनियन राज्य बना देंगे। लेकिन कांग्रेस ने और गांधी जी ने दोनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि ये भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए नहीं बना था। उसके बाद आती है क्रिप्स योजना। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो धीरे धीरे ये तय हो गया था कि जर्मनी और जापान की सेनाएं कई मोर्चों पर हारने लग गई थी और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को बहुत जगह विजय मिलने लग गई थी। तो इसके साथ ही ये डिसाइड हो गया था कि भारत में द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को विजय मिल सकती है। तो अब राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने एक प्रतिनिधि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को, मैं आप लोगों को यहाँ पे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का एक फोटोग्राफ दिखाना चाहती हूँ। आप लोगों ने क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ा होगा। ये हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय व्यक्तित्व रहे हैं और उन्होंने भारतीय मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज हम संविधान को जिस रूप में देखते हैं, क्रिप्स मिशन का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत ने भेजा जिसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है। तो इस क्रिप्स मिशन के द्वारा हमने कुछ प्रयास किए ब्रिटिश सरकार ने कि गवर्नर जनरल की काउंसिल का पूर्ण भारतीयकरण कर दिया जाएगा। पूर्ण भारतीयकरण का मतलब अभी उसमें कुछ सदस्य अंग्रेज होते थे और बाकी सदस्य भारतीय होते थे, लेकिन अब ये माना गया कि भाई गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें सारे भारतीय सदस्य हो जाएंगे। और इसमें ये कहा गया कि युद्ध के बाद भारतीयों को सत्ता दे दी जाएगी। लेकिन भारतीयों की एक मांग को इन्होंने नहीं माना, वो था कि रक्षा मंत्रालय भारतीयों के हाथ में नहीं रहेगा। यानी गवर्नर जनरल की काउंसिल पूरी तरह से भारतीय हो जाएगी, लेकिन रक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय हम भारतीयों को नहीं देंगे। पर इस बात को नहीं माना गया और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जिसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से कि पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा जाता है। तो ये पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा गया कि जो चीज़ अभी हुई ही नहीं है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में यदि विजय हो जाएगी तो आपको सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। यानी ये एक सशर्त मिशन था, यदि ऐसा हो जाएगा तो आपके लिए ऐसा कर देंगे, यदि ऐसा नहीं होगा तो आपके लिए ऐसा नहीं करेंगे। तो गांधी जी का विरोध इसी बारे में था कि यदि आपको सत्ता हस्तांतरित करनी है तो बिना किसी शर्त के करिए, उसके लिए द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने का या उसमें विजय प्राप्त करने की शर्त लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद